ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कि बर्ड का बेहतर वजन और एफसीआर कैसे लाएं। बेहतर वजन और एफसीआर से क्या मतलब है हमारा कि जो हमारा बर्ड है उसकी जो ब्रीड है, आज की जो ब्रायलर की ब्रीड है, वो इस तरीके से है कि वो 30 दिन में 2 किलो 1.4 एफसीआर पर और 40 दिन में 3 किलो 1.6 एफसीआर पर हो सकती है। और अगर हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमी हमारे पास, हमारी तरफ से ही कमी है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि वो कमियां ना हो और हमारा वजन बेहतर आए और एफसीआर भी बेहतर आए। तो आप लोग देख लीजिए, अगर कि आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, आपके कुछ लोग भी जानने वाले पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, तो उनमें से कितने लोग ये वजन ले आ पा रहे हैं 30 दिन में 1.4 एफसीआर के साथ में, और 40 दिन में 3 किलो का वजन 1.6 एफसीआर के साथ में। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ये प्रेजेंटेशन आप लोग ध्यान से देखिए और जो कुछ भी आपको जानने को मिलता है उस पर अमल करिए, आपको रिजल्ट बेहतर आएगा। तो वजन एक ही चीज से आता है, वो है दाना खिलाने से। दाना खिलाना और दाने का शरीर में लगना। दाना जो हम खिला रहे हैं, एक तो दाना खाना चाहिए बर्ड को और वो शरीर में लगना चाहिए। जैसे आप देखें तो पहले हफ्ते में कुल मिलाकर के लगभग 180 ग्राम दाना बर्ड खा लेता है, 14 दिन में लगभग 588 ग्राम और 21 दिन में लगभग 1320 ग्राम खा लेता है। ये चार्ट क्लियर नहीं आ रही है सर। इसका अलग से भेज दीजिएगा। ये चार्ट पड़ा हुआ है ग्रुप में, कई बार हम इसको दिखा चुके हैं, आप वहां से डाउनलोड करके जूम करके देखिए, साफ साफ दिखेगा आपको। ठीक है, जी जी। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो इसके हिसाब से 30 दिन में, ये 30 दिन में अगर हम देखें तो बर्ड हमारा 2 किलो 700 ग्राम दाना खा लेना चाहिए और उसका एफसीआर 30 दिन में 1.35 होना चाहिए। ठीक है, और वजन उसका 1989 ग्राम हो जाना चाहिए, यानी कि लगभग 2 किलो के आसपास पहुंच जाना चाहिए। अगर 42 दिन की बात करें तो 42 दिन में 5100 ग्राम दाना खा लेना चाहिए और एफसीआर 1.55 पर 3200 ग्राम का बर्ड हो जाना चाहिए। ये पुराना चार्ट है, अब इससे और बेहतर रिजल्ट भी आ रहे हैं और आपका भी आना चाहिए। अब दाना खिलाने के लिए क्या करें हम? बर्ड अगर दाना खाएगा तभी वजन पकड़ेगा, और दाने का ही सबसे ज़्यादा खर्च भी बर्ड में ही आता है। सबसे ज़्यादा खर्च पोल्ट्री फार्मिंग में दाने का ही आता है, और दाना खाएगा तभी हमारा बर्ड वजन लेगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आज के ब्रायलर की आनुवांशिक क्षमता और ज़रूरतों के बारे में जानकारी रखें। जो आज के समय में ब्रायलर बर्ड आ रहा है वो 5 साल 10 साल पहले का या उससे पहले का 20 साल 30 साल पहले के बर्ड से बिल्कुल अलग है। जैसे अगर 30 साल पहले की बात करें तो तब बर्ड हमारा 50 दिन में 2 किलो का होता था, और आज के समय में 30 दिन में 2 किलो का हो सकता है, और आने वाले 10 साल में 25 दिन में 2 किलो का हो जाया करेगा। तो इसके अनुसार उसकी क्या ज़रूरतें हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी होता है। नई तकनीकों को सीखने की इच्छा शक्ति रखें और ब्रीडर मैनुअल को पढ़ें। फार्मर को जो जो नई टेक्निक आ रही हैं, जो नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए, और ब्रीडर मैनुअल को पढ़ें। ब्रीडर मैनुअल मतलब कि कई ब्रीड आते हैं, जैसे हमारा कॉब आता है, हब्बाड़ आता है ना। कॉब तो बहुत सारी कंपनी देती है रखने के लिए, हब्बाड़ शालीमार कंपनी विशेष रूप से रख देती है, और इसके अलावा रॉस भी आता है भारत में, और रॉस विशेष रूप से आईबी कंपनी देती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हर तरीके के ब्रीड की अलग अलग मैनुअल होंगी, उसको रखने के तरीके में, उसके मैनेजमेंट में उसकी अलग टेक्निक हो सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनका ब्रीडर मैनुअल पढ़ें और उसे समझें कि कैसे हमें इस बर्ड को पालना है। एक से दूसरे का थोड़ा सा टेक्निक अलग हो सकती है। पोल्ट्री से जुड़े हुए वैज्ञानिकों और उद्यमियों से सीखने की कोशिश करें। पोल्ट्री के सेक्टर में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो उद्यमी हैं, यानी कि जो लोग इसमें बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे जानने समझने की कोशिश करें कि आखिर
क्या नया हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या ज़रूरत है मार्केट में, उसके हिसाब से अपने आप को ढालेंगे, अपनी फार्मिंग को ढालेंगे, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। हर साल जितने पोल्ट्री फार्म खुलते हैं उसमें से 40% बंद हो जाते हैं। 40% इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि ज़रूरतों के अनुसार वो काम नहीं कर पाते हैं। आधुनिक ब्रायलर फार्मिंग में जरूरी निवेश और उस पर वापसी के प्रति जागरूक बने। जो आज की ब्रायलर फार्मिंग है वो टेक्निकल भी है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगता है। उसके बारे में जानकारी जरूर रखिए और जो आप निवेश करेंगे उससे आपको कितना वापस आएगा इसके बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। जैसा मान लीजिए कि 35 दिन में बर्ड आप 2 किलो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बर्ड को 30 दिन में 2 किलो करना है। 30 दिन में अगर 2 किलो करना है तो 30 दिन में 2 किलो करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा, अपने फार्म के अंदर क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। हो सकता है कि गर्मी का मौसम हो तो हमें फैन लगाने पड़े, फॉगर लगाने पड़े, या एक ऐसा मौसम चल रहा हो जिसमें कि दिन के समय तो बहुत गर्मी होती है और रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है एकदम से। तो ऐसे समय में दिन के समय हो सकता है हमें फॉगर चलाना पड़े और रात के समय हो सकता है कि हमें हीट लैम्प जलाना पड़े। तो ये चीज़ें हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ओपन फार्म में भी सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसके लिए ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर आते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है। और मान लीजिए कि अगर आपको एक लॉट में भी जितने समय में हमारा 2 किलो हो रहा है बच्चा, उतने समय में अगर 2.5 किलो हो जाता है तो हमारा एक लॉट में ही पैसा वापस निकल आ जाता है। तो इनमें जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं इसके बारे में हम जाने समझें, और भी जो तकनीकें आ रही हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनमें क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या हमें पैसा वापस आएगा। केवल पैसा इन्वेस्ट करना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा वापस आना भी जरूरी है कि हम ये गुणागणित लगाएं, ये हिसाब लगाएं कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे हमारा कितना पैसा वापस आ सकता है। इस बारे में जरूर क्या ना हिसाब किताब लगा लें पहले से। जैसे गर्मी के मौसम में रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने फार्म में एक डीजल इंजन भी रखें। बाई चांस लाइट चली गई तो बर्ड बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। तो डीजल इंजन खरीदने के लिए कितना पैसा आपका खर्च होगा और उससे आपको कितना फायदा होगा, कितना समय में कितना पैसा वापस आएगा, ये सब भी हिसाब लगाना जरूरी होता है। अब चार्ट तो आपने देख लिया, चार्ट के अनुसार चिक्स को दाना खिलाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं ये भी देखते हैं। फार्म के अंदर आरामदेह वातावरण, फार्म के अंदर आरामदेह वातावरण होना चाहिए 24 घंटे के लिए। ये नहीं कि दिन में तो ठीक ठाक दिख रहा है और रात के समय एकदम से ठंडा हो गया। तो यानी कि हमें दिन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और रात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चिक्स के लिए रोग मुक्त आवास, जो सेट जिसमें रखते हैं हम चिक्स को, वो बीमारी से फ्री होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग शेड की तैयारी वाला वीडियो देखें, उसका प्रेजेंटेशन देखें कि उसमें कैसे शेड को तैयार किया जाता है जिससे कि शेड हमारा रोग मुक्त रहे और आगे भी रोग मुक्त रखा जाए। जरूरी दाने और शुद्ध पानी तक चिक्स की पहुंच, यानी कि जो दाना आपने रखा है, जो पानी रखा है चिक्स तक के लिए आपने, वहां तक क्या चिक्स आराम से पहुंच रहा है, क्या वो दाना पानी उसकी पहुंच में है। ऐसा तो नहीं है कि ड्रिंकर्स और फीडर्स की संख्या कम है और चिक्स की संख्या ज़्यादा है और उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। चिक्स जो है एक बार में अच्छे से दाना खाता है, इसलिए ज़रूरी है कि फीडर की संख्या पर्याप्त हो, पानी पर्याप्त होना चाहिए, इससे पानी मिले उससे अच्छा खासा। पानी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, जो उसके मेटाबॉलिज्म है उस पर दिक्कत होगी, पाचन में दिक्कत होगी दाने के। स्वास्थ्य प्रबंधन, विशेष रूप से पाचन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य प्रबंधन मतलब कि जो उसका स्वास्थ्य है, बर्ड के स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखना पड़ेगा उसका। विशेष रूप से जो उसके गट हेल्थ है, गट हेल्थ मतलब पाचन में स्वास्थ्य। हम जानते हैं कि जब दाना खाता है बर्ड तो पचेगा तो पाचन तंत्र के माध्यम से ही। जब पाचन तंत्र के माध्यम से तभी पच पाएगा जब पाचन स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी जो दाना खाएगा बर्ड वो ज़्यादा से ज़्यादा पचेगा और बीट में कम से कम दाना जाएगा या नहीं जाएगा। वैक्सीन और बायोसिक्योरिटी के जरिए रोगों से सुरक्षा, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो बर्ड का शरीर उस बीमारी से लड़ने में जूझने लगता है। जब बर्ड शरीर बीमारी से लड़ने में जूझने लगता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे काम करें, ऐसे तरीके इस्तेमाल करें जिससे कि फार्म में या बर्ड को बीमारी आने ही ना पाए। हमारे पास बर्ड मुश्किल से 35-40 दिन रहता है, तो इतने समय में हमें कोशिश ये करना है कि बर्ड को कोई बीमारी होने ही ना पाए।
विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है या आईसीयू में है, तो आप विशेष ध्यान रखते हैं, वहाँ पर उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि वार्ड हमेशा एक तरीके से आईसीयू में ही रहते हैं, उनके लिए विशेष, जैसे आईसीयू में सांस सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ती है, सांस नली लगानी पड़ती है, जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ी तो सांस नली भी लगानी पड़ती है, प्लस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, प्लस ढेर सारी क्या नाम जो मशीनें लगी रहती हैं चेक करने के लिए कि उसका श्वास कैसा चल रहा है, हार्ट बीट कैसे चल रही है, सांस कैसे चल रही है, सब कुछ चेक करने की मशीनें लगी रहती हैं। ऐसे ही आपके फार्म के अंदर भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर थर्मामीटर होना चाहिए टेम्परेचर चेक करने के लिए, फॉगर लगा होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमिडिटी यानी कि नमी चेक करने के लिए भी मीटर आता है, वो भी लगा ले तो बहुत अच्छी बात है, तो और भी अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा फैन सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए कब क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से वो सब आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो इन सब के जरिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि बर्ड हमारा बीमार होने ही ना पाए। एक बार बर्ड बीमार हो गया तो दाने की एनर्जी बीमारी ठीक करने में लग जाएगी और वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की थी आरामदेह, फार्म के अंदर आरामदेह वातावरण चाहिए। तो क्या चाहिए आरामदेह वातावरण के लिए, क्या क्या चाहिए हमें? बिछावन लिटर यानी कि रहने खाने आराम करने के लिए जगह, जहाँ पर बर्ड रहता है वो आरामदेह जगह होनी चाहिए। मान लीजिए कि वो जहाँ पर रहता है वहाँ का जो लिटर है वो आरामदेह नहीं है, वो गड़ रहा है, उसके पैरों में लग रहा है, तो वो उसी में परेशान रहेगा, दाना कम खाएगा। सूखा और नरम बिछावन, धान की भूसी या पुआल 1 इंच की लंबाई में काटकर धान की भूसी इस्तेमाल करें, या पुआल आप 1 इंच की लंबाई में काट करके उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो बिछावन होते हैं ये सबसे अच्छे होते हैं और आरामदेह भी होते हैं। तापमान सबके लिए सबसे जरूरी चार्ट के अनुसार, यानी कि टेम्परेचर सबसे जरूरी होता है। अगर जरूरत से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी दिक्कत वाली बात है, ज़रूरत से कम टेम्परेचर होगा तो भी दिक्कत वाली बात है। ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब बर्ड को गर्मी लगेगी, पानी ज़्यादा पिएगा, दाना कम खाएगा। पानी ज़्यादा पिएगा तो उसके पेट में पानी ज़्यादा मिलेगा, पानी मिलेगा दाने के साथ में तो दाना बीट के साथ में बाहर आएगा, तो इससे क्या होगा, हमें ही नुकसान होगा, FCR खराब होगा हमारा। ज़रूरत से तापमान कम है, तापमान कम होने पे बर्ड ज़्यादा दाना खाएगा। ज़्यादा दाना खाएगा, क्यों ज़्यादा दाना खाएगा? क्योंकि उसको शरीर को अपने गर्म रखना है, और गर्म रखने में ही दाने की एनर्जी चली जाएगी तो हमारा FCR खराब हो जाएगा। जबकि दाना हमारा मुख्य रूप से किसके लिए लगना चाहिए? बर्ड का वजन बढ़ाने के लिए लगना चाहिए, FCR अच्छा करने के लिए लगना चाहिए। हवा का बहाव, वायु संचार, ताज़ी हवा अंदर आनी चाहिए, पुरानी और अमोनिया बाहर जानी चाहिए। लिटर उसका सूखा रहना चाहिए, यानी कि हवा का जो बहाव होता है, वेंटिलेशन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ताज़ी हवा अंदर आए, पुरानी हवा बाहर जाए, अमोनिया बाहर जाए और लिटर सूखा रहे, क्योंकि गीला लिटर होने से ढेर सारी बीमारियां फैलने का अंदाजा रहता है, अंदेशा रहता है। प्रकाश, रोशनी अगर रोशनी नहीं रहेगी तो बर्ड को दाना नहीं दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा, और रोशनी नहीं रहेगी तो जैसे मान लीजिए कि अगर अंधेरे में आप बैठते हैं तो आपको नींद सी आती है, आलस सा आता है, और रोशनी में रहते हैं तो आप चौकन्ने से रहते हैं, तेज रोशनी रहती है तो नींद कम आती है, चौकन्ने रहते हैं, खाते पीते ज़्यादा हैं। वैसे ही बर्ड है, अगर बर्ड को इसीलिए ढेर सारी रोशनी दी जाती है लंबे समय के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाना को खाए और पानी को पिए। और रोशनी रहेगी, दाना दिखेगा तो उसे इच्छा भी अंदर से होगी। अब इसी में देखें, रहने, खेलने और सोने के लिए आरामदेह बिछावन। फर्श पर ब्रायलर के लिए जगह की जरूरत निम्न चीज़ों पर निर्भर करती है। भाई खेलने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए मुख्य चीज़ क्या चाहिए? जगह चाहिए। अगर जगह ही नहीं होगी तो बर्ड रहेगा कहाँ, घूमेगा कहाँ, दौड़ेगा कहाँ? और जगह किस पर निर्भर करती है, कितनी जगह होनी चाहिए फार्म के अंदर, ये निर्भर करती है कि आप कितने दिन बच्चे को रखना चाहते हैं, कितना वजन उसका लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 किलो के अंदर ही बर्ड को बेच देना चाहता है कि 2 किलो का जैसे बच्चा हमारे पास हो जाए 30 दिन में, 35 दिन में हम उसको बेच दें उठा करके। तो 2 किलो के लिए तक होने के लिए जगह जितनी चाहिए, और कोई कहता है कि नहीं तुम 40 दिन रखेंगे बर्ड, 3 किलो का चाहिए बर्ड, 2.5 किलो का बर्ड चाहिए कम से कम। तो 2.5 किलो का, 3 किलो का बर्ड
2 किलो के बर्ड से ज़्यादा जगह लेगा, उसको ज़्यादा जगह चाहिए। ओपन फार्म में अच्छे वेंटिलेशन के साथ में प्रति वर्ग फीट में 1500 ग्राम वजन अच्छे से आता है। ये देखिए चार्ट दिया हुआ है। पहले हफ्ते में प्रति बर्ड हमें इतने स्क्वायर फीट जगह चाहिए, यानी कि 1 स्क्वायर फीट में लगभग हमारा 3 बर्ड के आसपास आ जाता है। दूसरे हफ्ते में लगभग 2 बर्ड आ जाएंगे हमारे। तीसरे हफ्ते से लेकर के देखिए 0.7 से 0.8 स्क्वायर फीट हमें चाहिए होता है। चौथे हफ्ते से 1.4 से 1.6 स्क्वायर फीट चाहिए होता है। और अगर हम बर्ड को लंबे समय तक 40 दिन या उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हमें बर्ड के लिए इसके हिसाब से देखें, अगर 1500 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें, अगर प्रति वर्ग फीट के हिसाब से देखें, तो हमें अगर 3 किलो का बच्चा करना है तो हमें एक बर्ड पे लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह गर्मियों में चाहिए। अगर आपको बच्चा 3 किलो का करना है तो आपको गर्मियों में एक बर्ड के लिए 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए और ठंडियों में लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। बर्ड को कितनी जगह चाहिए बताया हमने कि गर्मियों में अलग जगह चाहिए, सर्दियों में अलग जगह चाहिए। मौसम, वातावरण, गर्मी, सर्दी, बरसात के हिसाब से भी ये निर्भर करता है। बरसात के मौसम में क्या होता है कि नमी बहुत होती है। नमी बहुत होती है तो वेंटिलेशन अच्छा चाहिए होता है, यानी कि हवा का बहाव अच्छा चाहिए होता है जिससे कि नमी बाहर निकलती रहे। तो इसलिए और ज़्यादा जगह चाहिए होती है। बार बार बर्ड हो सकता है कि बर्ड अपना पंख फड़फड़ाए, उसके लिए भी एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है। फार्म किस टाइप का है, ओपन है या ईसी फार्म है? ओपन फार्म है तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए। ईसी फार्म में वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है, इसलिए ईसी फार्म में कम जगह चाहिए होती है प्रति बर्ड। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। रहने, खेलने, सोने की आरामदेह जगह कितनी चीज़ों पर निर्भर करती है हमारी। शुरू से लेकर आखिर तक आरामदेह तापमान, यानी कि पहले दिन से लेकर के लिफ्टिंग तक जो तापमान होना चाहिए वो आरामदेह होना चाहिए। इसके लिए हमने कई बार ये चार्ट शेयर किया हुआ है। ये स्पेशली कॉक बर्ड का चार्ट है। अगर आप कोई दूसरा जैसे रॉस बर्ड डाल रहे हैं तो रॉस बर्ड के लिए इसमें से 1-1 डिग्री कम कर लीजिए। जैसे रॉस बर्ड है तो उसे 14 दिन के बाद से लेकर के टेम्परेचर, ये 29 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको लगभग 27 से 28 डिग्री ही चाहिए होता है। रॉस बर्ड को ठंडी ज़्यादा चाहिए होती है। वो ठंड के मौसम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, गर्मी के मौसम में परफॉर्मेंस खराब देता है। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है ये कॉक बर्ड के हिसाब से दिया हुआ है, स्पेशली कॉक 430 बर्ड के हिसाब से। तो जब कॉक बर्ड आप रख रहे हैं अगर, तो इसके ऊपर टेम्परेचर आपका नहीं जाना चाहिए। ये उम्र दिया हुआ है 1 से 3 दिन, 4 से 7 दिन, इसको देखते रहिए और इसके हिसाब से आप टेम्परेचर मेंटेन करिए। इसके लिए जरूरी है कि फार्म में थर्मामीटर रखिए। हर 50 फीट पर एक थर्मामीटर रखना जरूरी है। अगर टेम्परेचर, मान लीजिए कि जो दिया हुआ टेम्परेचर है, अगर इससे टेम्परेचर 5 डिग्री ऊपर या 5 डिग्री नीचे जाता है तो चिक्स एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कीमत कहाँ से चुकाई जाती है? परफॉर्मेंस से। यानी कि जो रिजल्ट आना चाहिए आपका, वो रिजल्ट लेट आता है हमारा। जैसे 35 डिग्री है और 35 डिग्री चाहिए मान लीजिए 1 से 3 दिन तक, और टेम्परेचर हमारा 38 डिग्री 39 डिग्री भी है, तो भी जो चिक्स है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन कहाँ से होगा? फिर क्या होगा? दाना कम खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा, तो आपका FCR सही नहीं आएगा। मान लीजिए कि 35 डिग्री की जगह 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या होगा? तो भी एडजस्ट करने की कोशिश करेगा 30 डिग्री तक वो धीरे धीरे, लेकिन क्या करेगा? दाना ज़्यादा खाएगा और गर्मी, और दाने का इस्तेमाल गर्मी मेंटेन करने में करेगा, तो इसलिए दाना हमारा ज़्यादा लगेगा और वो गर्मी में निकल जाएगा। ऐसे मान लीजिए 8 से 14 दिन का है, इसी तरीके से 8 से 14 दिन का भी होगा हमारा। और अगर टेम्परेचर हमारा जो दिया हुआ है चार्ट में, इससे 10 डिग्री तक ऊपर चला जाता है, 8 डिग्री 10 डिग्री तक चला जाता है, तब उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्ड के ऊपर पड़ता है। बर्ड की मोर्टेलिटी हो सकती है। बर्ड बहुत ज़्यादा हाँफेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेगा, पंख फड़फड़ाएगा या सुस्त सा पड़ जाएगा, है ना, ये सब पंख फुला लेगा, ये सब चीज़ें करता है। अगर 10 डिग्री ऊपर चला जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ऐसे समय में हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन फार्म में कभी मत आने दीजिए। यानी कि अगर 10 डिग्री तक ऊपर नीचे जाता है टेम्परेचर तो हमें नुकसान सामने दिखता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 5 डिग्री तक लगभग ऊपर नीचे जाता है, जो टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें वो दिखता तो नहीं है,
लेकिन वो नुकसान हमारा होता है और वो नुकसान हमारा बाद में दिखता है जब बर्ड हमारा लेट तैयार होता है और जितने समय में उसे 2 किलो का हो जाना चाहिए या 3 किलो का हो जाना चाहिए जिस एफसीआर पे, वो उतने समय में नहीं हो पाता है। तो ये हमारा नुकसान होता है और इसलिए जो वेट चाहिए, जो एफसीआर हमें चाहिए, वो हमारा एफसीआर और वेट नहीं आ पाता है। तो तापमान बहुत जरूरी है, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, तापमान सबके लिए सबसे जरूरी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटेन करना। साफ हवा और सूखे लीटर के लिए वेंटिलेशन, यानी कि अगर हवा साफ मिलनी चाहिए और लीटर सूखा होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन क्या है? बर्ड की पूरी आनुवंशिक क्षमता से बढ़ने के लिए जितनी हवा की जरूरत होती है उसे वेंटिलेशन कहेंगे। यानी बर्ड के लिए वेंटिलेशन क्या है कि जो उसकी ब्रीड है उसके अनुसार उसे जितने दिन में जितना वजन जिस एफसीआर पे हो जाना चाहिए उसके लिए उसे जितनी हवा की जरूरत होती है उसे हमें वेंटिलेशन कहेंगे। वेंटिलेशन के उद्देश्य क्या होते हैं? ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। ऑक्सीजन अगर नहीं उपलब्ध होगी तो दाना ना तो पचेगा ना उसके शरीर में लगेगा, इसलिए ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जरूरी, बहुत जरूरी होती है। ब्रायलर की बीट और सांस लेने से पैदा हुई नमी को दूर करके आरएच मेंटेन करना, यानी कि ब्रायलर जब बीट करता है और सांस लेता है तो उसके जरिए भी नमी बाहर निकलती है, बीट करता है तो उसमें भी पानी बाहर निकलता है, गीलापन बाहर निकलता है, तो नमी फार्म में फैलती है, उसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ह्यूमिडिटी, नमी बढ़ने से क्या होता है? नमी बढ़ेगी, अगर नमी ज्यादा होगी तो कम टेम्परेचर पर भी हीट स्ट्रोक होने लगता है, इसे समझिए। और नमी ज्यादा होगी फार्म में तो अमोनिया बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अमोनिया की खासियत होती है पानी में घुलने की। वो पानी, नमी ज्यादा होगी वहीं पानी में घुली रहेगी, वहीं पड़ी रहेगी, इसलिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है। देखिए 10 दिन की उम्र के 15 बर्ड रोज लगभग 1 लीटर पानी निकालते हैं, जिनमें से 25 से 40% बीट के माध्यम से निकलता है। अब ये जो पानी निकल रहा है ये सूखेगा कैसे? ये बाहर नमी कैसे जाएगी? ये वेंटिलेशन के जरिए जाएगी, हवा के जरिए जाएगी। बर्ड और लिटर से पैदा होने वाली अतिरिक्त गर्मी को हटाना, यानी बर्ड से और लिटर से दोनों जगह से गर्मी पैदा होती है, जो गर्मी पैदा होती है उसको बाहर हटाएंगे नहीं तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये भी वेंटिलेशन का ही काम होता है। हानिकारक गैसों को हटाना, जैसे CO2, NH3 आदि, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बर्ड बाहर निकालता है तो उसको भी बाहर हटाना जरूरी है। बाहर नहीं हटेगा, हवा में ही रहेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मेटाबॉलिज्म यानी कि दाना पचेगा नहीं सही से। NH3 अमोनिया रहेगी तो अमोनिया बताया हमने कि नुकसान करती क्या नुकसान करती, आगे देखते हैं हम लोग। NH3 क्या होता है? अपना माइक ऑफ रखिए आप लोग। सही वेंटिलेशन ना होने से बर्ड के पेट में पानी भर जाता है और सांस की बीमारी हो जाती है। बताया ना, सही वेंटिलेशन नहीं होगा तो अमोनिया बाहर नहीं जाएगी, सांस के जरिए वो अंदर ही जाएगी, तो बर्ड के पेट में पानी भरेगा और सांस की बीमारी हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पानी भर जाता है इसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? असाइटिस बोलते हैं, जो वो वही बीमारी होती है पेट में पानी भरने वाली। और सांस की बीमारी हो जाती है, सांस की बीमारी ज्यादातर कौन सी होती है? वेंटिलेशन सही ना होने से, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरडी जो होती है वो वेंटिलेशन सही ना होने की वजह से भी सीआरडी होती है। अमोनिया इकट्ठा होने से सांस के जरिए अंदर जाएगा, यानी अमोनिया अगर इकट्ठा होगा तो सांस लेगा बर्ड उससे, क्योंकि ऑक्सीजन कम रहेगी, अमोनिया ज्यादा रहेगी तो सांस के जरिए अंदर जाएगा और बर्ड दाना कम खाएगा। दाना कम क्यों खाएगा? ऑक्सीजन कम रहेगी तो दाना जो खाएगा वो पचेगा नहीं, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब पचेगा नहीं तो जो खाया है वो पचा नहीं, जैसे आप खाना खाते हैं पहले पचा नहीं होता है तो फिर बाद में कम खाते हैं या नहीं खाते हैं, तो ऐसे ही बर्ड भी जो पहले खाया हुआ है पचा नहीं है तो दाना कम खाएगा। दाना कम खाएगा तो क्या होगा? हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? बर्ड को पूरा दाना खिलाना, चार्ट के अनुसार उसे खाना चाहिए, ठीक है। अमोनिया अंदर जाएगी, बर्ड दाना कम खाएगा। सांस की नली के रोम जल जाएंगे, जिसे हम सीलिया बोलते हैं। जब रोम जल जाएंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? छिक छिक, घर घर और आवाज की समस्या पैदा हो जाएगी, जो बोलते हैं ना बर्ड जो है हमारा छिक छिक कर रहा है, घर घर कर रहा है और साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी एक वजह ये अमोनिया भी होती है और वेंटिलेशन सही ना होना भी होता है। इसलिए जरूरी है कि वेंटिलेशन हमारे फार्म में सही हो, यानी टेम्परेचर और वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। अब आते हैं हम लोग स्वास्थ्य प्रबंधन पर। स्वास्थ्य प्रबंधन हम कैसा करें?
स्वास्थ्य प्रबंधन में विशेष रूप से आता है पाचन तंत्र का स्वास्थ्य और इम्यूनिटी। देखिए बर्ड है ये यहाँ से गले की नली से लेकर के ये क्रॉप है, फिर प्रेवेंटिकुलस है, गिजार्ड है, फिर ये हमारा छोटी आंत जिसे हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से यहाँ तक बड़ी आंत है और यहाँ तक आ जाता है। देखिए पाचन तंत्र का स्वास्थ्य और इम्यूनिटी। पाचन तंत्र का स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है क्योंकि 95% बीमारी बर्ड के पाचन तंत्र से होकर के आती है। क्यों? कि पाचन तंत्र खराब होता है, टूट फूट होती है नली में, तो उसमें हीट स्ट्रेस वाले रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे तो उसमें पाचन नली के बाद को दिखाया गया है कि कैसे सही पाचन नली क्या होती है हीट स्ट्रेस होने पर या कोई भी दिक्कत होने पर कैसी टूट फूट हो जाती है, जिसमें से बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, बीमारी फैलाने वाले जीव अंदर घुस जाते हैं और बीमार करते हैं। तो पाचन तंत्र के माध्यम से 95% बीमारी आती है। आपकी सल्मोनेला पाचन तंत्र से आती है, इकोलाई पाचन तंत्र के जरिए आती है, कॉक्सी पाचन तंत्र के जरिए आती है ना। तो पाचन तंत्र के जरिए ही अधिकतर बीमारियां आती हैं। इसमें देखिए पहले क्रॉप आता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि पाचन तंत्र में अलग अलग क्षेत्र का जो पीएच होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ से देखिए पीएच सबसे कम पीएच यहाँ पर होता है ना, और इस जगह पर सबसे कम पीएच होता है और गिजाड़ में सबसे कम पीएच होता है। क्योंकि क्रॉप में तो केवल दाना इकट्ठा होता है ना, क्रॉप में दाना पचता नहीं है। पाचन का काम जो शुरू होता है वो प्रेवेंटिकुलस में होता है और गिजाड़ में उसकी जो है पिसाई होती है। रस प्रेवेंटिकुलस में मिलते हैं पचाने के लिए और गिजाड़ में पिसाई होती है और जो न्यूट्रिशन निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, वो एक छोटी आंत में सोख लिए जाते हैं। जो नहीं हो पाता है वो बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में पानी सोख लिया जाता है। और कुछ जो क्या नाम जो है चीजें हैं, पाचन जो है ये सीलिया में होता है, इसको सीकम हम लोग बोलते हैं। एक चीज पे ध्यान देखते हैं आप, जो है यहाँ से देखेंगे तो इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा पीएच बढ़ा हुआ होता है। पीएच जब बढ़ा हुआ होता है, जहाँ पर पीएच बढ़ा हुआ होता है वहां पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। और जब पीएच अगर मान लीजिए कि जैसे पीएच यहाँ पर बढ़ा हुआ है, अगर पीएच हमारा ऊपर भी इसके यानी कि ये जो ऊपर से आ रहा है यहाँ भी पीएच बढ़ जाएगा, तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर होते हैं ये वापस चढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये वापस चढ़ना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर आकर के बीमारी पैदा कर देंगे। इसलिए क्या चलाते हैं हम लोग पानी में? वाटर एसिडिफायर चलाते हैं। सैनिटाइजर चलाते हैं पानी साफ करने के लिए, और वाटर एसिडिफायर चलाते हैं हम लोग पानी का पीएच कम करने के लिए। पीएच क्यों कम करते हैं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये पीएच अगर क्या नाम बढ़ जाएगा, यहाँ पर पानी यहाँ से आएगा मुंह से, और पीएच अगर यहाँ पर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये वापस यहाँ पर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के ये यहाँ बीमारी पैदा करना शुरू कर देंगे। इसलिए वाटर एसिडिफायर चलाया जाता है। सैनिटाइजर आपको मालूम है यूज ही करते हैं। प्रोबायोटिक दिया जाता है। प्रोबायोटिक क्यों दिया जाता है? जब मान लीजिए कि बैक्टीरिया की संख्या यहाँ पर बढ़ती है, बुरे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रोबायोटिक दिया जाता है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है कि अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा करके उसे बैलेंस करता है। बैलेंस करता है तो यहाँ पर जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको बीमारी फैलाने का मौका नहीं मिलता है। तो आप अभी क्या करते होंगे? वाटर एसिडिफायर अलग यूज करते होंगे, सैनिटाइजर अलग यूज करते होंगे, प्रोबायोटिक अलग यूज करते होंगे, और अल्ट्राबैक्टर ये तीनों चीजों का काम करता है। और चौथा क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जो बर्ड के अंदर वायरस अटैक होता है, तो वायरस अटैक से कोई दवा नहीं लड़ती है, कोई जो है कोई डॉक्टर नहीं लड़ता है उससे, कोई वैज्ञानिक नहीं लड़ता है। वायरस से बर्ड की इम्यूनिटी ही लड़ती है। और आप जो कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं बीमारी आने पर, वो बर्ड की इम्यूनिटी को ही बचाने में, उसी को ही बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं, और इम्यूनिटी ही उस वायरस से लड़ती है। आप क्या एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं कि इम्यूनिटी कमजोर होने पर या वायरस का अटैक होने पर जो दूसरे बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने का मौका मिल रहा है वो ना मिलने पाए। जैसे जब सर्दी जुकाम हो जाती है, इंसान को भी हो जाती है, तो वायरस से होती है। जो जब आप दवा लेते हैं कोई, तो वो सर्दी जुकाम ठीक करने की दवा नहीं होती है, वो दवा होती है कि एंटीबायोटिक होती है। जबकि सर्दी जुकाम की बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। तो वायरस से बीमारी हो रही है तो एंटीबायोटिक क्यों ले रहे हैं? भाई एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के लिए होती है, वायरस के लिए तो नहीं होती है। लेकिन वायरस से तो इम्यूनिटी लड़ती है, लेकिन उस दौरान कोई दूसरे बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाले कब्जा ना कर लें, कोई नई बीमारी ना पैदा कर दें, इसलिए एंटीबायोटिक ली जाती है।
जो पाचन तंत्र होता है उसका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्यों है? दानों को पचाना है, दाने को पचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। दाना पचेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। सूक्ष्म जीवों का प्रवेश द्वार, इसी के माध्यम से जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं इसी के माध्यम से आते हैं। प्रोटोजोआ जैसे कॉक्सी होते हैं इसी के माध्यम से आते हैं। साल्मोनेला होता है वो भी इसी माध्यम से आता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि 95% बीमारियां इसी रास्ते से आती हैं। अब इसको कैसे मेंटेन करेंगे हम, कैसे इम्यूनिटी मेंटेन करेंगे, कैसे इसका स्वास्थ्य मेंटेन करेंगे, इसके लिए आपको 4 चीजें करनी होती है। वाटर एसिडिफायर चलाना होता है, यानी पीएच कम रखना होता है पानी का। सैनिटाइजर चलाना होता है, यानी कि पानी को साफ रखना होता है। प्रोबायोटिक चलाना होता है, जिससे कि अच्छे बैक्टीरिया गट के अंदर जाएं, पाचन तंत्र में जाएं और बुरे बैक्टीरिया की कॉलोनी को ज्यादा बढ़ने ना दे। अच्छे बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेंगे, अपना नेटवर्क बना लेंगे, तो बुरे बैक्टीरिया वहां पर फैल नहीं पाएंगे। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। बर्ड की इम्यूनिटी कई तरीके से बढ़ती है, ज्यादा टेक्निकल है इसलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर जो आते हैं उनका काम यही होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करें। और ये चारों के चारों काम आपका अल्ट्राबैक्टर अकेले करता है। सोचिए, ये चारों काम के लिए भी आप अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं और अल्ट्राबैक्टर ये चारों काम अकेले करने की क्षमता रखता है। बस थोड़ी सी उसको मेहनत होती है इस्तेमाल करने में, लेकिन खर्च बहुत कम आता है और चारों का चारों काम आपका करता है। और इसके अलावा आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए जो आपका बर्ड है, जो मुर्गी पालन है, पोल्ट्री फार्मिंग है, वो आपकी ऑर्गेनिक होती है। अगर ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग का क्या फायदा होता है? अल्ट्राबैक्टर इस्तेमाल करके जो अगर आपने बर्ड बड़ा किया है तो उसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो फायदे होते हैं, वेट तो आता ही एक्स्ट्रा आपका उतने समय में ही, जितने समय में बर्ड आपका 2 किलो का होता है, अगर आप अल्ट्राबैक्टर रेगुलर यूज कर रहे हैं तो उतने समय में बर्ड आपका 2.5 किलो का भी हो जाता है। तो ये फायदा होता है। दूसरा ये है कि जो बर्ड होता है इसके अंदर आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज किया है, कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया है जो कि स्वाद में उसके खराबी लाए, क्योंकि जो कुछ भी बर्ड के अंदर जाएगा वही इंसानों के अंदर भी जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बर्ड बेचने से 7 दिन पहले कोई भी एंटीबायोटिक ना लगाएं। अगर मान लीजिए ये आपको अगर जानना समझना है तो जिस भी किसान भाई की कटिंग की शॉप हो, यानी कि बर्ड वो मार्केट में बेचता ना हो डीलर को, उसकी खुद की कटिंग की शॉप हो अगर, तो वो अगर अल्ट्राबैक्टर का इस्तेमाल करके बर्ड को बड़ा करता है तो जब कटिंग होगी उसकी शॉप पर, वहां से जो लोग ले जाएंगे चिकन को, वो जब लोग खाएंगे ना तो उसका टेस्ट ही उनको अलग आएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होगा। आप जानते हैं ऑर्गेनिक चीजों का में न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है, ज्यादा होता है, तो टेस्ट भी बिल्कुल बेहतरीन आता है उनका। तो टेस्ट बेहतरीन आएगा तो आसपास की दुकानों को छोड़ करके आपकी दुकान पे भीड़ लग जाएगी, ये समझ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैक्सीन के जरिए बीमारियों से बचाव। हमने बताया कि हमें क्या करना है कि बीमारियों को अपने फार्म में आने ही नहीं देना है, क्योंकि एक बार बीमारी आएगी तो जो बर्ड दाना खाता है उसकी एनर्जी को खींच लेगी और वो बीमारी ठीक करने में एनर्जी लग जाएगी तो एफसीआर खराब होगा, दाना ज़्यादा लगेगा। तो वैक्सीन से फायदे क्या हैं? देखिए, ये ऑटोमेटिक, आजकल ये ऑटोमेटिक मशीन भी आती है इस तरीके की, जिसके जरिए हैचरी वगैरह में ये वैक्सीन की जाती है और आप भी कर सकते हैं इसको। हालांकि फार्मर लोग उसको हाथ से भी करते हैं, इंजेक्शन के जरिए भी करते हैं। तो ये भी मशीन आती है। इस मशीन से जो है 1 घंटे के अंदर, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, हाथ सधा होता है, वो 1 घंटे के अंदर 1,500, 2,500, 2,000 बर्ड तक 1 घंटे के अंदर वैक्सीन कर देते हैं। फायदे क्या है वैक्सीन के? बीमारियों से पूरा बचाव, पहले से ही बचाव हो जाता है। बीमारी की गंभीरता को कम करके मोर्टेलिटी कम रखता है, यानी कि जब बीमारी फैलनी शुरू होती है तो वो सभी बर्ड को नहीं पकड़ती है, ज्यादा बर्ड को नहीं पकड़ती है, इसलिए गंभीरता कम रहती है, तो मोर्टेलिटी कम होती है। बीमारी के इतिहास और स्ट्रेन को ध्यान में रखकर वैक्सीन लगानी चाहिए, यानी कि हमारे एरिया में, हमारा फार्म जहाँ पर है वहाँ पर किस तरीके की बीमारी ज़्यादा आती है उसको ध्यान में रखना चाहिए, प्लस किस तरीके के वैरायटी से आती है बीमारी इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे IBH है, तो IBH का जो वायरस है उससे कई स्ट्रेन हो गए हैं अब, तो ये ध्यान में रखें कि किस तरीके के स्ट्रेन से बीमारी आ रही है, इसका ध्यान रख करके हम लोग वैक्सीनेशन करें। हिस्ट्री क्या है कि कौन सी बीमारी आती है, जैसे मान लीजिए कि किसी के एरिया में रानीखेत की बीमारी आती है तो आपको फिर एनडी की ही वैक्सीन करनी है। अगर मान लीजिए रानीखेत की बीमारी आती है और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की भी बीमारी आती है तो आपको रानीखेत और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी कि IB की वैक्सीन दोनों ही करनी पड़ेगी। आजकल ND प्लस IB दोनों एक साथ वैक्सीन आती है और दोनों एक साथ भी की जा सकती है।
वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन करनी चाहिए। वैक्सीन की अगर कोल्ड चेन फेल हो गई तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। अगर वैक्सीन आपके हाथ में पकड़ लिया आपने सीधे तो काम नहीं करेगी, गर्म हो जाएगी तो काम नहीं करेगी। तो तरीका यह है कि उसको ठंडे पानी के कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर आप पकड़िए, तब उससे आप वैक्सीन करिए अगर आपको आंख में डालनी है या मुंह में डालनी है। कोल्ड चेन मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि कहीं दूर से वैक्सीन मत मंगाइए। वैक्सीन जहाँ से आती है ठंडे में आनी चाहिए। जहाँ पर जो मेडिकल स्टोर पर स्टोर होती है वहाँ भी ठंडे में रखनी चाहिए। आप जब लेकर के आते हैं तो उसको आइस पैक के साथ में लेकर आना चाहिए, यानी कि वो बर्फ लगा करके देते हैं वैक्सीन ले जाने के लिए, तो उसे आइस पैक बोलते हैं। उसमें लेकर के आइए और उसे अगर पिलाना है तो ठंडे पानी में मिल्क पाउडर डाल करके घोल करके फिर आप उसमें वैक्सीन डालिए और उसे ठंडा ही रखिए। ठंडा ही वैक्सीन की आती है। वैक्सीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? आई ड्रॉप के जरिए करते हैं, आंखों में डालते हैं, पानी के जरिए देते हैं, पानी में घोल के देते हैं, पानी में घोल करके उसमें मिल्क पाउडर डाल करके देते हैं, या इंजेक्शन के जरिए भी वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन फेल तभी होती है, 99% वैक्सीन तभी फेल होती है जब कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की जाती है। बीच में अगर गर्मी पा गई तो वैक्सीन खराब हो जाती है। वैक्सीन गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब भी वैक्सीन नहीं काम करेगी। बायोसिक्योरिटी, ये चीज हमने देखा है अधिकतर फार्म में इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई बाहर से आता है, स्पेशली जो लोग इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं उसमें जो सुपरवाइजर उनके यहाँ आता है, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन जो सुपरवाइजर तो आता ही है। अब वो एक फार्म में नहीं जाता है, वो कई फार्म में घूमता रहता है, और जो दूसरे फार्म में बीमारी होती है वो उसके जूतों के जरिए खास तौर से लग करके आपके फार्म में आती है। तो देखिए ये फार्म का गेट है, जैसे हरे रंग का गेट है, इसके बाहर एक आप फुट वॉश बनाइए, थोड़ा सा 2 इंच जो है गहरा हो, 1.5 इंच गहरा हो और सीमेंटेड हो, बिल्कुल बढ़िया। इसमें आप क्या डालना है आपको? इसमें आपको डालना है, जैसे फार्मिन का घोल डाल सकते हैं इसके अंदर आप। फार्मिन नहीं है तो आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, चूना डाल सकते हैं, एसिड, थोड़ा सा एसिड डालिए, फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, बस। फिर आपका क्या नाम जो है, ये इसमें कोई भी बैक्टीरिया पड़ेगा तो वो मर जाएगा। कई कोलाई का बैक्टीरिया भी होगा तो भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। या कुछ नहीं है आपके पास तो आप सैनिटाइजर के रूप में, आप जानते हैं कि आप अल्ट्राबैक्टर को भी सैनिटाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर का, इसमें अल्ट्राबैक्टर का घोल डाल दीजिए आप, आधा पानी और आधा अल्ट्राबैक्टर मिला करके इसमें डाल देंगे आप। तो यहाँ पर आपका कोई भी आएगा, जैसे इसको उसमें पैर रखेगा, पैर में जो कुछ भी लगा होगा, चाहे कोई बैक्टीरिया हो और चाहे कोई फंगस हो। फंगस माइकोटॉक्सिन्स फैलाते हैं जिनसे सीआरडी फैलती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। माइकोटॉक्सिन्स के ऊपर हम लोग एक स्पेशली जो है अलग से चर्चा करेंगे, जिनसे सीआरडी फैलती है। सीआरडी बहुत तरीके से फैलती है, तो स्पेशली केवल एक चर्चा होगी केवल सीआरडी के ऊपर। लंगड़ापन बहुत तरीके से फैलता है, तो लंगड़ापन के ऊपर भी स्पेशली एक अलग से चर्चा होगी। आज फार्म में किसी ने आज ग्रुप में किसी ने डाला था कि उसके बर्ड लंगड़े हो रहे हैं। लंगड़े होने की बहुत सारी वजह होती हैं, केवल एक ही वजह नहीं होती, इसीलिए हम लोग इलाज करते हैं और लंगड़ापन सही नहीं होता है। सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम लंगड़ेपन की वजह को समझें। यहाँ पर हमने फार्मिन का घोल डाल दिया, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, एसिड डाल दिया, थोड़ा सा एसिड डाल के ब्लीचिंग पाउडर चूना डाल दिया। तो यहाँ पर जो कोई भी आएगा फार्म के अंदर जाने के लिए, पहले इसमें डिप करेगा अपना पैर, उसके बाद ही अंदर जाएगा। तो इससे काफी हद तक जो पैरों में लग करके बैक्टीरिया अंदर आता है उससे बचाव होता है। हालांकि बायोसिक्योरिटी, प्रॉपर बायोसिक्योरिटी के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे फुल बायोसिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि जो बाहर से आए उसके ऊपर आप सैनिटाइजर का स्प्रे करिए। जैसे कोरोना के समय में क्या होता था, डॉक्टर लोग बिल्कुल पीपी किट पहनते थे पूरी ऊपर से नीचे तक, हाँ, और उस पर जो है स्प्रे मारते थे, तब अंदर जाते थे, बाहर आते थे। लेकिन ऐसा जो ओपन फार्म यहाँ पर रखते हैं फार्मर, उनके लिए बजट काफी बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपके फार्म में कम से कम फुट वॉश तो जरूर ही हो, फुट वॉश होना जरूरी है। इसके बाद आता है कि हम फीड क्वालिटी, हम दाना तो खिला रहे हैं बर्ड को, बर्ड दाना भी खा रहा है, लेकिन क्या जो उसकी ब्रीड है उसके हिसाब से जो दाना उसको चाहिए क्या वो खा रहा है? इसके लिए जरूरी है कि आप समझें कि आप कौन सा ब्रीड पाल रहे हैं। कॉप पाल रहे हैं, हब्बार्ड पाल रहे हैं, या रॉस पाल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। देखिए, हर ब्रीड की अपनी अपनी खासियत होती है, उसी के अनुसार उसको दाने की जरूरत होती है, उसी के अनुसार उसका दाना तैयार किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि
अधिकतर ये देखा गया है कि जो प्राइवेट फार्मिंग करने वाले फार्मर होते हैं वो जो इंटीग्रेशन में कर रहे हैं उनका तो कंपनी देती है दाना, तो उनकी तो अलग ही बात है, उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें सोचना ही नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, क्या वो जो है दाना जो ब्रीड के हिसाब से दाना चाहिए क्या वो दाना देते हैं? अगर दाना नहीं दे रहे हैं, कौन सा दाने देना है उनको, कब देना है, कैसे देना है, इस चीज पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो बर्ड का रिजल्ट तब भी नहीं आता है। इसलिए जरूरी है कि जो बर्ड है आपका उसका मैनुअल आप पढ़िए, मैनुअल में दाना कौन सा चाहिए। कुछ फार्मर हैं जो लोग की फीड खुद बनाते हैं, तो फीड अगर खुद बना रहे हैं तो उसकी फीड को कौन सी चीजें चाहिए फुल ग्रोथ होने के लिए, उसके लिए आपको जरूरी है कि उस ब्रीड का मैनुअल पढ़िए। उसमें या क्या नाम जो है, जो जहाँ से आप बच्चा लेते हैं वहां से मांगिए कि इसका जो फीड होगा वहां में उसमें कौन कौन सी चीज कैसे कैसे होगी। इसके लिए ब्रीड के लिए खास तौर से अगर दाना बनाते हैं, दाना खरीदते हैं, तो इसके लिए प्रीमिक्स भी आते हैं। आप प्रीमिक्स अपनी ब्रीड के हिसाब से लीजिए और उसी के हिसाब से इस्तेमाल करिए। जैसे कॉप में देखिए, कॉप में खास तौर से लिखा हुआ है कि कुछ हीट स्ट्रेस को भी टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि जहाँ हीट के लिए, जहाँ पर गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा बच्चा पालने के लिए कौन सा है, आपका कॉप का बच्चा है। इसी के हिसाब से इसका दाना भी बनता है। उसके बाद है हब्बार्ड बच्चा। हब्बार्ड बच्चा मार्केट वेट क्या होता है, 4.2 पाउंड्स होता है उस हिसाब से। और लेकिन जो रॉस का बच्चा होता है वो 36 दिन में देखिए 5 पाउंड का हो जाता है, ठीक है। लेकिन रॉस को पालने के लिए माहौल अलग होना चाहिए, हब्बार्ड को पालने के लिए माहौल अलग होना चाहिए, कॉप को पालने के लिए माहौल में अलग होना चाहिए। तो ये कौन सा माहौल चाहिए स्पेशली, ये उस ब्रीड पर निर्भर करता है। और ये तभी आप जान पाएंगे जब उस ब्रीड के मैनुअल को पढ़ेंगे, उसके जेनेटिक्स को समझेंगे, जिसको इसको जो ये ब्रीड जिस कंपनी ने डेवलप की है वो आपको बताती है ये सब चीज़ें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके जरिए जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जिसके इस्तेमाल से हम बर्ड के लिए अच्छा वेट ला सकते हैं, अच्छा FCR ला सकते हैं। तो ये आज का प्रेजेंटेशन रहा। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो इससे संबंधित या अभी तक जो भी चर्चाएं हुई इससे संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को कोई सवाल है? नहीं नहीं नहीं, नो सर। ठीक है, किसी कोई सवाल नहीं है तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। कोई सवाल हो आप लोग ग्रुप में डालें और वजन लाने की कोशिश करें। जो भी आपका खर्चा होता है, हाँ, तो जो भी आपका खर्चा होता है वो वापस आ जाता है, इसके लिए खर्चे फिक्र मत करें। और कम से सर कम बस एक रिक्वेस्ट हो, तो किट का थोड़ा व्यवस्था जल्दी कर देते कि एक्चुअली क्या है, नेक्स्ट वीक भी मेरा भी बर्ड आ जाएगा। तो जो भी किट आपका जो है, देखिए अगर आपकी फीड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है जी, तो किट लगभग तैयार है। अगर फीड क्वालिटी अगर इतनी अच्छी नहीं है तो नहीं, फीड क्वालिटी तो मेरा अच्छा है। हाँ, फीड क्वालिटी अगर अच्छी है तो हम जो है 1-2 दिन में शेड्यूल डाल देंगे और किट की डिटेल डाल देंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर।